औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इंशाल्लाह ज्वाला स्टैंडर्ड नंबर 15 का आगाज़ करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड सेट्स आउट फंडामेंटल रूल्स ऑफ द शरिया ऑन ज्वाला and its application in activities for which the extent of the work required cannot be precisely determined for it continues throughout the determined period। ये जो स्टैंडर्ड है ये ज्वाला को कवर करता है, और ज्वाला से इनकी मुराद वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उन सूरतों में अप्लाई होता है जहां पर एक्सटेंट ऑफ वर्क अननोन हो, कि आपने कैसे करना है ये स्कोप अननोन हो या उसका आउटकम अननोन हो। ये ज्वाला की आप डेफिनेशन देखेंगे ना तो उसमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। या तो ये कि आउटकम होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं होता, और दूसरा उस काम का स्कोप डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये उन सूरतों की बात कर रहे हैं। अगर ये सब डिफाइन होगा तो वो इजारा बन जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर ये दोनों चीजें वेल नोन हो, एक्सटेंट ऑफ वर्क, काम कैसे करना है, और उसका जो आउटकम है वो सब पहले से मालूम हो, और उसके लिए आप किसी शख्स को हायर करें, तो ये इजारा बन जाता है। इजारा जब हम कर रहे तो हमने ये कहा था कि इजारा इजारतुल अयान होता है, एसेट्स का इजारा होता है, तो इजारतुल अशखास भी होता है, लोगों का भी इजारा होता है, उनकी सर्विसेज आप हायर करते हैं। रूटीन में आप जो एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं या खुद कहीं पर मुलाजमत करते हैं, तो ये इजारतुल अशखास की सूरत है। आपने किसी की सर्विसेज हायर कर ली किसी खास चीज़ के लिए, अपने घर पे प्लम्बर को बुला लिया या एसी का टेक्नीशियन बुला लिया, तो ये सब इजारतुल अशखास की एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो डिफाइंड नहीं हो सकता, और फिर आपने एक नॉर्मल मास के लिए कोई आपने ऑफर किया है जिसकी वजाहत आगे आएगी, तो ये सब ज्वाला की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ज्वाला खैर स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ वर्क और उसका जो आउटकम है वो अननोन होता है, तो ये उस सूरत के लिए अप्लाई होगा। और जहां पर ये वेल नोन हो तो ये इजारा की सूरत है, और उसके लिए इजारा का स्टैंडर्ड, इजारतुल अशखास का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इट डज नॉट कवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो यही बात कर रहा है कि यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर्विस के लिए या लीजिंग के लिए होता है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। जस्ट एज इट डज नॉट कवर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टिपुलेशंस ऑफ मेंटेनेंस इन रिलेशन टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट और एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भी वो इस्तिस्ना करार दे रहा है कि भाई ये वो भी इसमें शामिल नहीं है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वो हो सकता है कि जहाँ पर आपने आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वहां पर स्कोप डिफाइन होता है और उसका आउटकम भी डिफाइन होता है। इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट को भी वो कह रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ज्वाला इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टीज, द जाइल, जो ऑफर करता है उसको कहते हैं जाइल, ऑफर स्पेसिफाइड कंपनसेशन, कोई खास इनाम का ऐलान करता है या कोई खास कंपनसेशन का ऐलान करता है, जिसको ज्वाल कहते हैं। जाइल, ज्वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। जाइल उस शख्स को कहते हैं कि जो कि ऑफर करता है किसी खास कंपनसेशन को, जिसको अरबी में ज्वाल कहते हैं। टू एनीवन, किसी भी शख्स को, जो जिसको कहते हैं जो उस पर अमल करता है उसको कहता है आमिल। हु विल अचीव अ डिटरमिन्ड रिजल्ट इन अ नॉन और अननोन पीरियड, जो कि उस नतीजे को हासिल करने की कोशिश करता है किसी खास पीरियड के लिए या एक अननोन पीरियड है। यानी ज्वाला एक टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि जिसमें कहा जाए कि भाई 1 महीने तक, या फिर ये कि अननोन पीरियड कि भाई आपने कह दिया कि भाई ये मेरा घोड़ा भाग गया है, तो कौन है जो इसको पकड़ के लाए। अब घोड़ा पकड़ने में उसको 1 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो अननोन है, आपको पता भी नहीं है कि वो कब तक पकड़ के लाएगा, यू डोंट नो। तो वहां पर ये जो आला हो सकता है, चाहे वो नॉन पीरियड के लिए हो चाहे अननोन पीरियड के लिए। ठीक है, इसको आगे फर्दर देखते हैं। परमिजिबिलिटी ऑफ ज्वाला। ज्वाला इज परमिजिबल deeming the determination of the end result to the realized through it as sufficient. It is not affected by the uncertainty that prevails with respect to the subject matter of the contract, that is the work to be done.
जी, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, थोड़ा सा आप लोग भी रोशनी डालें। सर ये डिपेंड कर रहा है रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी कंपनसेशन उसके रिजल्ट के ऊपर है। ओके। और इसकी सर वो ये अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी से वो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसने कंडीशनली एक कंडीशन स्टिपुलेट की है कि अगर ये काम होगा तो उसके एवज उसको कोई कंपनसेशन जो है ना उसको मिलेगी। तो सर उसमें मेरे हिसाब से सर वो ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट मैटर है ना इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो अनस्पेसिफाइड या अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सब्जेक्ट होना मैटर, चाहिए कि जी जी, सब्जेक्ट मतलब मैटर। ऐसा ऐसा ना होना चाहिए जिसमें हरर आए कि या अनसर्टेनिटी आए कि ये तो शायद नहीं, पॉसिबल ही ना इसके हो। नबील नबील साहब इस पर गौर करें, इसके बरक्स बात कर रहे हो। ज्वाला इज परमिसिबल डीमिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड रिजल्ट टू बी रियलाइज्ड। कि ज्वाला एक जायज अर्थ है जिसमें इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, उसको उसको मद्देनजर रखा जाता है और उसी को ही वाजह किया जाता है थ्रू इट एज सफिशिएंट। कि जो आपने नतीजा बताया है कि ये मुझे चाहिए, तो वो काफी समझा जाएगा। एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटी दैट प्रिवेल्स विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इस पर वो उस अनसर्टेनिटी का कोई माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। सर ये शबी का ऑन है, प्लीज आप अगर आपका वेबसाइट है तो आप बंद कर दीजिए प्लीज। एक मिनट। जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो जुमला, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटी दैट प्रिवेल्स विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें कोई जहालत हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसके बिल्कुल बरक्स बात वो कर रहा है कि इसमें अनसर्टेनिटी हो सब्जेक्ट मैटर में, तो उससे उससे उसके मशरूइयत पर, उसकी इजाजत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आला जायज है, फिर भी जायज है। दैट इज द वर्क टू बी डन। वो जो काम जो करना है उसमें अगर जहालत है तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इसकी मिसाल, घोड़े की मिसाल में आप यूँ समझ लें कि मैंने ऐलान किया कि कोई घोड़ा, मेरा भागा हुआ घोड़ा कोई पकड़ के लाएगा तो उसको इतना इनाम। अब जो इसको कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, ये मैं कहीं पर डिफाइन नहीं कर इसमें अनसर्टेनिटी है। ठीक है, मैंने बस एंड रिजल्ट बताया कि मुझे भागा हुआ घोड़ा मुझे चाहिए। तो वो जो एंड रिजल्ट है इसका डिटरमिन होना काफी है, इसका मुशख्खस होना या इसकी मतलब इसका इजहार ही काफी है। वो जो असल जो अमल है, वो कैसे आप अंजाम देंगे, आप भी घोड़े पर जाकर उसको, घोड़े को ढूंढेंगे या पैदल चले जाएंगे या आप अपने बंदे दौड़ाएंगे या आप कोई और काम करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वो अनसर्टेन है, वो आप कैसे पकड़ेंगे मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो ये अमल अंजाम देगा उसके लिए ये मैंने इनाम रखा है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उस तरह से देखूं, तो एक दूसरी एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ कि कोई टेक कंपनी है, कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, कोई टेक कंपनी है, और उस टेक कंपनी ने ये कहा कि ये कोई स्पेसिफिकेशन है कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है इस टेक्नोलॉजी में या इस ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको जो भी फिक्स करके देगा, मैं उसको, कंपनी ऐलान करती है कि उसको एक सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल $1,000 इनाम दूंगा। अब जो $1,000 इनाम देगा, अब उसने तो डिफाइन नहीं किया ना कि उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। अब वो जो बंदा रिजॉल्व कर रहा है बेसिकली उस पर है कि वो उसको किस तरह से रिजॉल्व करता है। उसने तो बस एंड रिजल्ट बता दिया कि ये एंड रिजल्ट है, ये मतलूबा रिक्वायरमेंट है कि ये चीज होनी चाहिए, ये मेरी ये प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। तो ये है पूरा मुद्दा कि जो एंड रिजल्ट है वो मालूम हो, लेकिन जो किस तरह से अंजाम देना, जो कि मौजू अक्द है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर उसमें अनसर्टेनिटी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम। इट इज फॉर दिस रीजन दैट जो आला इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज फॉर विच इजारा विच रिक्वायर्स दैट द डिजायर वर्क टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड इज नॉट। यहाँ पर फिर आपको ज्वाला में और इजारा में फर्क भी समझ में आ रहा होगा कि ज्वाला में कि वो ज्वाला इजारा आपको कैटेगोरिकली कहता है कि जो डिजायर्ड वर्क है उसको किस तरह से आपने अंजाम दिया। उसमें अमल की हदबंदी होती है कि ये अमल है, ये जो अमल तुम कर रहे हो
ये इसमें ये चीजें इस तरह से तुम करोगे। लेकिन ज्वाला एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, आप किस तरह से करेंगे इसका इसको जाइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको जिस तरह से भी अंजाम। शरिया स्टेटस ऑफ ज्वाला, ज्वाला की शरी हैसियत। विद ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम 6 बिलो इन रिस्पेक्ट टू द रिवोकेशन ऑफ ज्वाला, कि क्लॉज नंबर 6 में वो कुछ सूरतें बता रहा है कि जहां पर ज्वाला को रिवोक किया जा सकता है। उसके अलावा उनके अलावा ज्वाला बेसिकली आप देखें ना तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अक़द लाजिम नहीं है, अक़द जायज है। क्योंकि इसकी वजह वो आगे बताएगा, इट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। द जनरल ऑफरर, जाइल और द वर्कर आर इंटाइटल्ड टू रिवोक इट यूनिलैटरली। जो जाइल है और आमिल है वो दोनों इसको यूनिलैटरली कैंसिल कर सकते हैं। मैंने ऐलान किया कि कौन है जो घोड़े को पकड़ के लाए, ठीक है, वो ऐलान मैंने रिवोक कर दिया कि भाई अप्लाई नहीं होगा। और आमिल भी इसको, अगर मैंने कोई खास आमिल कहा है, किसी खास शख्स को कहा है कि भाई ये ढूंढ के दो मैं इनाम दूंगा, तो वो भी इसको रिवोक कर सकता है। हाउएवर इट बिकम्स बाइंडिंग फॉर द जाइल व्हेन द वर्कर कमेंसेस वर्क। जब जाइल जाइल के लिए उस वक्त बाइंडिंग होगा जब वर्कर यानी आमिल इस पर काम करना शुरू कर दे। मैंने ऐलान किया था उसका कि भाई ये कौन सॉफ्टवेयर में ये फला प्रॉब्लम, या कौन मेरे लिए सॉफ्टवेयर इस तर्ज का डेवलप करके लाएगा। तो एक शख्स ने इस पर अमल शुरू कर दिया और मुझे मालूम है कि उसने शुरू कर दिया, तो मेरे लिए फिर अब यूनिलैटरली इसको रिवोक करना दुरुस्त नहीं होगा। इट इज बाइंडिंग ऑन हिम टू अबाइड बाय द अंडरटेकिंग, ये उस पर फिर लाजिम होगा कि वो अपने वादे को पूरा करे। द पोजीशन ऑफ द वर्कर एक्सरसाइज्ड ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफरर इज दैट ऑफ अ ट्रस्टी। जो बंदा काम कर रहा है और उस कोई प्रॉपर्टी भी है साथ में जिस पर वो काम करना है, बेसिकली जो आला हुआ है किसी खास प्रॉपर्टी के लिए, तो वो जाहिर है उसके पास वो गुड्स एज एन अमानत होती है, वो उसका मालिक नहीं बन जाता। ही इज देयरफॉर नॉट लायबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नेग्लिजेंस मिसकंडक्ट। ये तमाम सूरतें आपको पता है जहां पर भी ट्रस्ट की बात आती है, अमानत की बात आती है, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो वहां पर वो शख्स उसके किसी नुकसान का जामिन नहीं होता, वो असल मालिक की तरफ पलटती है। हाँ, जहां पर उसकी मिसकंडक्ट है, नेग्लिजेंस है, तो फिर वहां पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। एलिमेंट्स ऑफ ज्वाला एंड इट्स कंडीशन, कि ज्वाला के एलिमेंट्स, जो इसके मुख्तलिफ अरकान हैं वो, और इसकी शराइत क्या क्या है। तो द एलिमेंट्स ऑफ ज्वाला आर एलिमेंट, जो ज्वाला के एलिमेंट्स हैं वो दो पार्टीज हैं, ऑफरर एंड द वर्कर, जाइल और आमिल। देखिए इस्लामिक बैंकिंग में आप इस तरह के टर्म्स को यूज करेंगे ना, ये आप सीख लें कि ये जो वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल होता है, जाहिर है ये जार्गन्स होते हैं इस्लामिक बैंकिंग में। ये लाजिम नहीं है कि आप यहाँ पर कोई अरबी दान बन रहे हैं या अपना अरबी दानी का कोई इंप्रेशन झाड़ रहे हैं। होता है कि हर फील्ड में एक सर्टेन जार्गन्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये, अगर एक अकाउंटेंट बात कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा भाई ये अकाउंटेंट है, वो हर मिसाल में वो क्लोजिंग और पता नहीं क्या क्या लेके आएगा, ट्रायल बैलेंस और ये। लेकिन अगर आप एक लॉयर से बात करें तब भी आपको पता चल जाएगा वो लीगल जबान ज्यादा यूज कर रहा होगा। तो इसी तरह से कि इस्लामिक बैंकर अगर ये वर्ड यूज करता है तो पता चलता है कि भाई ये इस्लामिक बैंकर है। तो कोशिश करें कि यही टर्म्स आपके जहन में रहा करें तो ज्यादा बेहतर है कि द टू पार्टीज, जो कि ऑफरर और वर्कर है यानी जाइल और आमिल है, द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका उसके सीगे हैं ईजाब और कबूल के, एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट का असल मौजू अक्द है, जिसको ज्वाल और अमल कहते हैं, जिसको अमल कहते हैं, ज्वाल तो उसकी रिवॉर्ड को कहते हैं। इस ये चीजें इनको कहते हैं कि ये ज्वाला के अरकान हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये द टू पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफरर एंड वर्कर की बात कर रहा है कि इसकी क्या शराइत है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल कैपेसिटी इज अ कंडीशन फॉर बोथ पार्टीज, कि जो पार्टीज ये एग्रीमेंट कर रही हैं उनकी लीगल कैपेसिटी मौजूद हो, ठीक है। ये दोनों शख्स हकीकी हों या शख्स कानूनी हो, लीगल एंटिटी हो या रियल पर्सन हो। इट इज नॉट अ कंडीशन दैट द वर्कर बी स्पेसिफाइड, ये जरूरी नहीं है कि आमिल स्पेसिफाइड हो, डिफाइंड हो, जरूरी नहीं है। ये आप ग्रुप ऑफ पीपल को भी ये ऑफर कर सकते हैं, या जनरल पब्लिक को भी ऑफर कर सकते हैं। देयरफॉर ज्वाला इज कंक्लूडेड बाय द इशुएंस ऑफ एन ऑफर डायरेक्टेड एट द जनरल पब्लिक, के लिहाजा ज्वाला फकत इससे भी हो जाएगा कि अगर ईजाब हुआ है
एक पार्टी की तरफ से, जाइल की तरफ से जनरल पब्लिक के लिए, तो इससे भी मुनक्किद हो जाएगा। एनी पर्सन whom the offer reaches may undertake the work himself or with the help of other, कि जिस बंदे तक ये ऑफर पहुंची है वो चाहे तो खुद उसको अंजाम दे या किसी और की मदद से अंजाम दे, ये ड्यूटी किसी और को लगा दे। ठीक है, ये दोनों चीजें दुरुस्त हैं। इफ हाउएवर द वर्कर इज स्पेसिफाइड, अगर वर्कर स्पेसिफाइड हो तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू अंडरटेक द वर्क हिमसेल्फ, तो उस सूरत में उसके लिए लाजिम है कि वो खुद उसको अंजाम दे। और विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द ऑफरर, अगर वो आप किसी और को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो जाइल की आप अप्रूवल लें। इन शॉर्ट, कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर ये ऑफर जनरल पब्लिक के लिए है या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, तो जो बंदा इस पर अमल करना चाहता है वो चाहे तो खुद अमल करे, चाहे तो किसी और बंदे से इसको करवाए, उस सूरत में उसको जाइल की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जाइल ने ये ऑफर एक स्पेसिफाइड बंदे को की है या स्पेसिफाइड कंपनी को की है, तो लाजिम है कि वो खुद इसको अंजाम दे, या खुद उसको अंजाम दे या किसी दूसरे से कराना पड़ता है तो उसको जाइल की मर्जी दरकार होगी, उसकी इजाजत, कंसेंट दरकार होगी। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है कि अगर ऑफर टू पब्लिक है तो वहां पर आपको जाइल की इजाजत जरूरी नहीं है अगर आप किसी और बंदे से करवाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाइड बंदे को कहा गया है तो वो आगे किसी और से काम नहीं करवा सकता जब तक कि वो जाइल की कंसेंट ना ले। कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो अल्फाज हैं उसके सीगे क्या होते हैं, तो उस पर बात करें। द ज्वाला कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बाय एन ऑफर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफाइड वर्कर और टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक। ज्वाला कॉन्ट्रैक्ट मुनक्किद हो जाता है या तो आप किसी स्पेसिफाइड बंदे को आप ऑफर करें या फिर आप जनरल पब्लिक को ऑफर करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ सच एन ऑफर बीइंग मेड वर्बली। ये ऑफर वर्बली भी किया जा सकता है, इन राइटिंग भी किया जाए, थ्रू एनी अदर मीन दैट इंडिकेट्स एन इन्विटेशन टू वर्क, एन ऑब्लिगेशन टू पे द कंपनसेशन, जो कि इस बात की तरफ इशारा करे कि एक इनविटेशन है काम करने की, या एक ऑब्लिगेशन को जाहिर करे कि मैं ये इनाम दूंगा या ये कंपनसेशन दूंगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट स्टिपुलेटेड एज अ कंडीशन, इसको ईका कहते हैं। क्यों असद भाई, ऐसा ही है ना? जी सर। बाज फुक़हा ने इसको इक़ा शुमार किया है, बाज ने इसको अक़द में शुमार किया है। इसीलिए इसकी तारीफ के अंदर ने इसकी तारीफ में भी बाज ने सिगा का लफ्ज इस्तेमाल किया, अक़द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, तो यानी इसमें इख्तिलाफ है फुक़हा का। जी, अक्सर फुक़हा ने इसी को इक़ा का ही इस्तेमाल किया है, इक़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया इसको। अक्सरियत वैसे इकाई ही मानती है, क्योंकि अगर आप जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं तो जनरल पब्लिक का एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। अगर जाइल ने फकत अल्फाज अदा कर दिए कि जिससे जुआल पता चले और अमल पता चले कि इनाम क्या है और अमल क्या है, ये पता चल जाए तो ये काफी है, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। हाँ, स्पेसिफाइड पर्सन को तो शायद फिर उसमें थोड़ा इख्तलाफ बनता हो, लेकिन इस स्टैंडर्ड ने, यहाँ पर स्टैंडर्ड ने जिस कॉल को लिया है उसके मुताबिक एक्सेप्टेंस कबूल जरूरी नहीं है। ईका, ईका उस कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, उस सूरत को कहते हैं जहाँ पर एकतरफा तौर पर ईका ऑफर की जाती है, एक्सेप्टेंस जहाँ पे जरूरी ना हो। ठीक है, तो ये ज्वाला बेसिकली ईका है जिसमें एक साइड पर ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती। अब जो हम ज्वाला के अरकान की बात कर रहे हैं, तो ज्वाला का एक अरकान होता है सब्जेक्ट मैटर, यानी कंपनसेशन एंड वर्क। ज्वाल और अमल ये सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। ज्वाल जो इनाम देने का या जो कंपनसेशन देने का ऐलान किया है जाइल ने, और अमल जो कि वर्क है, काम, उसके मुतालिक ये अहकाम है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द वर्क दैट इज एग्रीड अपॉन थ्रू ज्वाला एज वेल एज द कंपनसेशन फॉर द वर्क। वही बात है कि सब्जेक्ट मैटर से मुराद, मौजू अक़द से मुराद अमल है, और ज्वाल है जो इनाम आपने ऐलान किया है। पहली क्लॉज में ये बताते हैं। अच्छा, ये दोबारा से प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 मिनट से कम रह गया।